आज बेसिकली हम लोगों को एंजाइम के बारे में पढ़ना है। एंजाइम का जो चीज़ है, एंजाइम से रिलेटेड इन सारे चीज़, ये चैप्टर आप लोगों का 11th में है, बायो मोलिक्यूल्स करके। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें केमिस्ट्री की होंगी, कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर बायोलॉजिकल चीज़ें, जो बायोलॉजी लिविंग थिंग्स में जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें एंजाइम का क्या रोल है, एंजाइम किस प्रकार से मदद करता है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो इसी से रिलेटेड है आपका यह सारा चीज़। इसको ध्यान से समझिएगा, यह जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है तुम लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है जो कुछ भी नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किया था आप लोग लिख लिए होंगे, उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। बाद में जब क्वेश्चन सेशन होगा, जो कुछ भी आपको दिक्कत होगा उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर सबसे जो पहला चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है कि व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म या डिस्क्राइब मेटाबॉलिज्म और उसके टाइप। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और व्हाट इज रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के प्रक्रिया में एंजाइम का क्या महत्व है, एंजाइम का क्या रोल है, किस तरीके से वो कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म को समझें। अगर शॉर्ट टर्म में समझना है एक छोटी सी बात, तो आप कह सकते हैं कि एनी केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन जो लिविंग थिंग्स में होता है, लिविंग बींग्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब भी कभी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में दो चीज़ें होती है, या तो कोई चीज़ नया बनता है या पुराना कुछ जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट रहता है वो टूट जाता है, वो विखंडित होकर दो टुकड़ों में बट जाता है। तो अगर बनेगा तो फिर उसका कुछ दूसरा नाम, उसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहेंगे। अगर कोई चीज़ टूटेगा तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। अभी बताया केमिकल रिएक्शन और कहाँ, लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग थिंग्स में, तो लिविंग थिंग्स को ही तो बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन की एक प्रक्रिया या एक पूरा का पूरा चरण जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ सुचारू रूप से यानी कि मेंटेन रहता है। जो टर्म है मेटाबॉलिज्म का, जो टर्म उसके बारे में जाने, तो टर्म मेटाबॉलिज्म आपको डिराइव्ड हुआ है, निकला है ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है चेंज यानी कि बदलाव, है ना। और जो कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म का, वो सबसे पहले जो दिए थे वो दिए थे इब्न नफीस, जिन्होंने कहा था कि बॉडी और उसका पार्ट्स, शरीर और शरीर में पाए जाने वाले जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये हमेशा आपको बदलते रहते हैं, किसी न किसी रूप में इनमें बदलाव लगातार होता रहता है। महत्व क्या है इसका, तो यह जो प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो ग्रो कर पाए, ग्रो करे, और इसके साथ साथ वो रिप्रोड्यूस करे। रिप्रोड्यूस का मतलब एक बॉडी से, एक ऑर्गेन से, उस ऑर्गेन हमेशा अपने आप को सेल डिवीजन में क्या पढ़े कि एक सेल से दूसरा सेल का फॉर्मेशन होते रहता है, तो यही तो रिप्रोडक्शन हुआ, या यही रिप्रोड्यूस किया जाना कहलाता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म का इम्पोर्टेंस है कि यह जो प्रक्रिया है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो ग्रो कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। ओके, और इसके द्वारा उनका स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन रहता है, वो हमेशा उनकी जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है वो, और इसके साथ साथ वो इन्वायरमेंट को इसी प्रक्रिया के द्वारा रिस्पोंड करते हैं। वातावरण में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, जो कुछ भी चेंजेज होते हैं, इस चेंजेज को इस मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही वो अपने शरीर को मेंटेन करके रखते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो निश्चित रूप से इसके द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से, इन्वायरमेंट से एनर्जी लेता है, या अपने शरीर से एनर्जी वो इन्वायरमेंट को छोड़ता है। दोनों कंडीशंस में आइदर या तो एनर्जी वो लेगा, या नहीं तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा अपने बॉडी से। टाइप्स जनरली यह दो प्रकार के होते हैं।
टाइप्स में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं अभी बताया कि अगर केमिकल रिएक्शन होंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज़ बनेगा, नया नया चीज़ का फॉर्मेशन होगा या पुराना जो चीज़ है वो टूटेगा। तो नए चीज़ का प्रोडक्शन या पुराने चीज़ का टूटना के हिसाब से दो प्रकार के आपको मेटाबॉलिज्म होते हैं। पहला है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें लार्ज मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सिंथेसाइज का मतलब हुआ बनना। तो जब एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी मेटाबॉलिज्म के तहत तो इसके द्वारा एक लार्जर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो प्लांट के द्वारा की जाती है, उस प्रक्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सिंपलर सबस्टांस से वो कॉम्प्लेक्स एक जटिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जैसे स्टार्च है, ग्लूकोज है, इन सब चीज़ों का वो फॉर्मेशन करता है। सिंपलर सबस्टांस में वो क्या लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स है, पानी एक सिंपलर मॉलिक्यूल्स है और इसको बना लेकर के वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन के द्वारा वो ग्लूकोज बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसको यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। तो इसके साथ साथ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। इसके तहत हम लोग जो भोजन लेते हैं, जो फूड पार्टिकल्स को लिए, वो भोजन जब हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसेस खत्म हो जाती है तो डाइजेशन के बाद वो जो कुछ भी प्राप्त हुआ, चाहे प्रोटीन, फैट या जो कुछ भी, उसको हमारे सेल के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है या अपना सेल जो उसको यूटिलाइज करता है उन चीज़ों को, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन के तहत ही वो उसको यूटिलाइज करता है और इसको हम लोग कहते हैं आपको ये एसिमिलेशन का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस और एसिमिलेशन में आपको ये प्रक्रिया आती है एनाबॉलिज्म के अंतर्गत और इसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है। एनाबॉलिज्म का जब भी प्रोसेस होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा कि जब भी एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा तो एनर्जी यूटिलाइज किया जाएगा। दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपको जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स आपको टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कैटाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, टूटते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन का हम प्रोसेस करते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया, या फिर डाइजेशन जो भोजन का होता है, इस प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स आपको टूट जाते हैं। भोजन लिए, भोजन में बहुत सारा चीज़ है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, उन सबको तोड़ा जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो इस दौरान क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा। जब टूटेगा तो टूटने के दरमियान आपको एनर्जी कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में रिलीज हो जाते हैं। इंजाइम का क्या रोल है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में? इंजाइम, तो जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो केमिकल्स आपको ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड कहने का मतलब हुआ रूपांतरित होना, एक रूप से दूसरे रूप में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो परिवर्तित होते हैं। तो केमिकल्स आपको ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं वन फॉर्म टू अनदर, और यह जो केमिकल्स का फॉर्मेशन एक रूप से दूसरे रूप में होता है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, इसमें ही मदद करता है इंजाइम। इंजाइम की मदद से ही केमिकल्स या रासायनिक जो पदार्थ है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। इंजाइम्स मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्रूशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। कैटलिस्ट किसको कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं उत्प्रेरक को। उत्प्रेरक का मतलब हुआ जो किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका जो समय है, उस समय को अगर कैटलिस्ट मिला दिया जाए तो वो रिएक्शन का रेट बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। यहाँ पर यह चूँकि हमारे लिविंग थिंग्स में या लिविंग थिंग्स के शरीर के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, सो दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। यहाँ पर यह स्पीड अप करता है और मेटाबॉलिक पाथवे को यह रेगुलेट करता है इस माने इंजाइम के द्वारा। इसके बाद है, अब आते हैं तो इंजाइम क्या है और इंजाइमेटिक एक्शन क्या होता है। तो इंजाइम एक तरह का प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन ही होते हैं इंजाइम। इंजाइम आपको प्रोटीन है जो कैटलाइज यानी कि स्पीड अप करता है, यानी कि रेट को यह बढ़ाता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है और
यह जो है सो रिएक्शन के दौरान किसी भी तरह का परिवर्तित भी नहीं होता है, एंजाइम बदलता नहीं है। एंजाइम है तो ये नहीं कि वो रिएक्शन हो गया तो अब क्या देख रहा है कि नया चीज बन रहा है या पुराना चीज खत्म हो रहा है, तो क्या उसमें एंजाइम भी अपना रोल अदा करता है ना, एंजाइम उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो केवल और केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाया और अपने आप को वो परिवर्तित भी नहीं करता है, वो जस्ट आपको एक थर्ड पार्टी के रूप में वहां पर उस रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है और कुछ भी काम वो नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन अगर इसको हम एक्सप्लेन करें किस प्रकार से, तो सबसे पहला है आपका सबस्ट्रेट। एंजाइमेटिक रिएक्शन में, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम का पार्टिसिपेशन हो रहा है या एंजाइम भाग ले रहा है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम काम करते हैं, रिएक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा, तो उस मॉलिक्यूल्स पर या उस मॉलिक्यूल्स जिस पर कि एंजाइम काम करते हैं उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जो मॉलिक्यूल उस जिस पर एंजाइम काम कर रहा है उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है सबस्ट्रेट। आफ्टर दैट व्हाट इज अ प्रोडक्ट, दूसरा चीज है आपका प्रोडक्ट। तो एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट पर काम किया और काम करने के बाद में क्या करेगा कि उसको अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि परिवर्तित कर देगा। तो सबस्ट्रेट पर जब एंजाइम काम किया तो काम करने के बाद में उसको अलग रूप में परिवर्तित कर दिया, तो इस तरह के जो अलग अलग मॉलिक्यूल जो हमको प्राप्त हुए उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। क्लियर। तीसरा है एक्टिवेशन एनर्जी। जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, जितना भी रिएक्शन होगा उसमें आपको एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है या उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी का मतलब ताकत, ऊर्जा, तो जो एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमको एनर्जी की जरूरत पड़े, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि यह एक वो मिनिमम एनर्जी है, माने कम से कम वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होगा तो स्टार्ट करने के लिए उसको एक ताकत की जरूरत है, एक एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेशन एनर्जी की जो जरूरत है ये आपको एक्ट होता है कि जो रिएक्शन की जो शुरुआत में जो बैरियर होती है, रिएक्शन का शुरुआत होने के लिए आप देखते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी है खड़ी, तो उसको अगर वो चल रही है, धीरे धीरे अगर चल रही है, अगर उसमें आप बल लगा करके उसको आगे की तरफ उसको पुश कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तब अगर आप उसको पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो उस वक्त में आपको ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट होने से जो रोकने के लिए जो तत्व वहां पर जो फैक्टर काम कर रहे होते हैं, उस फैक्टर को हटाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम जो है सो इस तरह के बैरियर्स को हटाता है। कैसे? तो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत को, वो डिक्रीज कम कर देता है। इस तरीके से एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होते हैं कि फास्टर रेट से होने लगते हैं। आफ्टर दैट जो लोअरिंग, किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्ड करता है, एंजाइम जो है सो घटाता है। अब एंजाइम जो है सो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार से करता है। ये कैसे करता है? तो सबसे पहले सबस्ट्रेट के शेप को बदल देता है ना। जो सबस्ट्रेट है जो रिएक्शन करके नए रूप में परिवर्तित होगा उसके आकार को यह अल्टर कर देता है और इस प्रकार से एनर्जी के रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है, इस तरीके से चेंज ला करके। दूसरा क्या करता है कि यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबस्ट्रेट पर जो चार्ज मौजूद है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर आपको निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यह जो चार्ज जो मौजूद है और इसी चार्ज के कारण जो सेम इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पाए जाते हैं किसी भी एटम में, जिसके कारण वो आपस में जुटे हुए रहते हैं। तो यह जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी सबस्ट्रेट पर, उसको वो डिसरप्ट करता है, यानी कि उसको वो बदल देता है ताकि वो
उससे एनर्जी निकल जाए या उसमें एनर्जी इंटर कर जाए ताकि वो एक्टिव हो जाए। जब तक उसमें से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को डिसरप्ट नहीं, प्रोटॉन तो एकदम स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब तक डिसरप्ट नहीं करेगा, कक्षा से बाहर नहीं निकालेगा ऑर्बिट से, तब तक वो काम बढ़िया से नहीं कर पाएगा। और उसके बाद ये क्या करते हैं, तो सबस्ट्रेट को करेक्ट ओरिएंटेशन, एक ऐसी व्यवस्था में ला देते हैं ताकि अब वो रिएक्शन कर सके। जब तक यह तीनों काम, यह ऊपर का दोनों काम नहीं होगा, तब तक वो सबस्ट्रेट आपको रिएक्शन में अपने आप को भाग नहीं लेने देगा। एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम था विनहेम कुन्हे, इन्होंने सबसे पहले एंजाइम नामक शब्द का यूज किया था। एंजाइम टर्म को यूज करने वाले थे जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट विनहेम कुन्हे। और एंजाइम्स जो है एक तरह का भी बताया कि प्रोटीन है, तो कैसा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूल्स का बना हुआ प्रोटीन है, और एक लंबा, एक श्रृंखला में, चेन के रूप में, जैसे मोती का माला उस दिन बताए थे, तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सजा हुआ एक एमिनो एसिड का एक श्रृंखला है, जो कि आपको फोल्ड होता है, एक के ऊपर एक तह के रूप से व्यवस्थित होता है। और इसके द्वारा यह 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स, 3 डायमेंशनल जो हम लोग जो देखते हैं किसी भी चीज को, उसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल। तो एक तरीके से यह 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स के रूप में नजर आता है। एंजाइम का जो प्रकृति है उसका गुण क्या है, तो एंजाइम की प्रकृति की, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है, ज्यादातर जो मोस्ट एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब ये आपको प्रोटीन का जो यूनिट होता है उसको कहा जाता है एमिनो एसिड। द यूनिट ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड व्हाट, एमिनो एसिड। तो यह आपको बने होते हैं, चूंकि प्रोटीन के हैं तो निश्चित रूप से इसका भी यूनिट एमिनो एसिड ही होगा। तो ये आपको एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। दूसरा है कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, चूंकि यह कैटलिस्ट का बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, तो निश्चित रूप से यह स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, तो यह इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ज्यादातर एंजाइम का जो मैंने रिएक्शन है, रिएक्शन रेट, यह आपको मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर कर देता है, लाखों की संख्या में जो समय है उसको बढ़ा देता है। और यह जो है सो अगर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन हो उसके कंपैरिजन में देखा गया है कि अगर उस तरह का रिएक्शन जिसमें कि कोई किसी तरह का कोई कैटलिस्ट नहीं मौजूद है, उसके बनस्पति अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम मौजूद है, तो वो रिएक्शन के रेट को काफी तेजी से बढ़ा देता है। तीसरा है कि यह रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होता है, यह रिएक्शन में इसका किसी तरीके का कोई यूटिलाइज नहीं होता है ना। और चूंकि जितने भी कैटलिस्ट हैं और उसमें एंजाइम्स भी, ये आपको रिएक्शंस में अपने आप को यूटिलाइज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और यह इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एंजाइम्स कुछ खास होते हैं। कैसे कि एंजाइम्स जो होते हैं साधारणतया बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, खास करके रिएक्शन के लिए। सभी तरह के रिएक्शन में सभी तरह का एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खास तरह के रिएक्शन के लिए खास तरह के एंजाइम्स की जरूरत होती है। और जो उसका एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम भी खास तरह के सबस्ट्रेट पर भी, यानी कि सारे सबस्ट्रेट पर सारे के सारे एंजाइम काम नहीं करेंगे, कुछ खास तरह के सबस्ट्रेट पर कुछ खास तरह के स्पेसिफिक एंजाइम्स ही काम करते हैं। देन पांचवा है आपका एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या हुआ कि कुछ एंजाइम का कुछ बहुत कम पोर्शन ही, माने एंजाइम मॉलिक्यूल का बहुत कम पोर्शन ही डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस के प्रोसेस में, सारा का सारा एंजाइम ही उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं डॉक्टर दवा लिखता है तो क्या होता है कि एक शीशी दे आप दुकानदार से लेते हैं, तो उसमें उसका डोज रहता है, डॉक्टर के द्वारा डोज दिया जाता है कि आपको 1 चम्मच सुबह शाम लेना है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक के बार में घर आते हैं और पूरा का पूरा बोतल को खाली कर लेते हैं कि हो गया, कौन ये डेली जो है 1-1 चम्मच सुबह शाम लेगा, एक के बार पी लेते हैं, शरीर में नहीं पीना है तो फिर वो खराबी कर जाएगा। इसलिए एंजाइम का बहुत ही छोटा सा पोर्शन, अगर पूरा का पूरा एंजाइम इन्वॉल्व होगा तो वो रिएक्शन किसी काम का फिर नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हल्का मात्रा में ही एंजाइम दिया जाए तो बढ़िया तरीके से रिएक्शन का जो
डिजायर्ड रिएक्शन है वो हम लोगों को प्राप्त होगा। तो केवल स्मॉल पोर्शन जो एंजाइम का होता है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स का, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कैटालिसिस के प्रोसेस में। यह जो कैटालिटिक रीजन है, जितना पोर्शन एंजाइम का पार्टिसिपेट किया या कैटालाइज किया रिएक्शन को, उसको ही हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। इसको पहचाना कैसे जाता है, तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कैसे, कि वो जितना पोर्शन सबस्ट्रेट के साथ जुटता है या फिर बाइंड करता है, और इस तरीके से बाइंड करने के बाद वो रिएक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, उसी के द्वारा इसको पहचाना जाता है। आफ्टर दैट 6 नंबर में है एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड। एंजाइम का जो भी काम है उसको नियंत्रित किया जाता है, और एंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो आपको या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। कहाँ एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, तो सेल में। तो सेल में किसी भी तरह के एंजाइम का प्रोडक्शन या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, सेल के जरूरत के हिसाब से। जैसा सेल काम कर रहा है, जिस प्रकार से वो बायोकेमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से सेल में एंजाइम की जो प्रोडक्शन है वो या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल या फिर रेगुलेटेड होते हैं इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के द्वारा। यानी कि उसको रिएक्शन करना है, उसके हिसाब से एक सेंसेशन, जिस जगह पर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है वहां पर यह मैसेज जाता है, और उसके द्वारा वो एंजाइम का फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो यह एक्टिवेटर हुआ। अब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो जाने के बाद में अब एंजाइम की जरूरत नहीं है, तो एंजाइम की जरूरत नहीं है तो क्या होगा, अब एंजाइम की जरूरत नहीं है तो एंजाइम के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। तो एक इनहिबिटर का सेंसेशन जाता है और वो एंजाइम के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इसके बाद है 7वां में आपका कोफैक्टर। व्हाट इज द कोफैक्टर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम जो कि जिनकी की जरूरत नहीं पड़ती है कोई खास तरीके के काम को करने के लिए, वो जो है तो आपको कंपोनेंट टू वर्क एडिशनल, मतलब जो काम है उसके एक्स्ट्रा काम वो करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। मगर दूसरे तरह के जो एंजाइम होते हैं, खास तरह भी बताया कि कुछ खास तरह के एंजाइम खास तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर काम करेंगे। तो कुछ एंजाइम जो होते हैं उनको एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क नहीं करने की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा काम करते भी नहीं है। मगर कुछ दूसरे तरह के जो एंजाइम हैं, जिनको की जो कि नॉन प्रोटीन्स या नॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो वो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं या नॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। यह कोफैक्टर्स या तो इनऑर्गेनिक होंगे, जैसे कि मेटल आयन हुआ, या फिर यह ऑर्गेनिक होंगे, मतलब फ्लेविन या हीम, जो हमारे हीमोग्लोबिन में मौजूद है, तो हीम। तो इस प्रकार से कोफैक्टर्स इसी को कहते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा काम को करना पड़ता है, लेकिन वो प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं। या इसको नटशेल में आप इतना समझ लीजिए कि वो एंजाइम के बदले में कुछ मदद कर देते हैं। ओके, अगर एंजाइम जहाँ पर मौजूद नहीं है तो कोफैक्टर से भी काम चला लेता है हमारा शरीर या हमारा सेल जो रिएक्शन कर रहा होता है। देन प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के कोफैक्टर देखे, तो अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर ये आपको एंजाइम से टाइटली अगर जुड़े हों, है ना, टाइटली अगर जुड़े होंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके बाद में दूसरा है को एंजाइम। को एंजाइम अगर ऑर्गेनिक फैक्टर लूजली अटैच्ड होंगे एंजाइम के साथ तो इसको हम बोलेंगे को एंजाइम। इसको को एंजाइम जो होता है ये केमिकल ग्रुप के ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम। जो कुछ भी केमिकल सब्सटेंस है या केमिकल ग्रुप है, इसको एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम पर यह ट्रांसफर करता है को एंजाइम। कुछ इंपॉर्टेंट जो को एंजाइम हैं उसमें आपको आते हैं विटामिन। विटामिन के हो गए राइबोफ्लेविन, थायमिन, फॉलिक एसिड। ओके, देन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से एंजाइम आपको काम करते हैं। एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं ये आपको वर्क कर सकते हैं एक साथ। विभिन्न प्रकार के एंजाइम एक साथ यह काम करते हैं एक खास ऑर्डर में, जो कि
एक रास्ता बनाता है, एक प्रकार से श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो काम करता है तो एक रास्ते का निर्माण करता है, तो यह क्रिएट करता है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में एक एंजाइम जो है सो प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट, एक एंजाइम के द्वारा रिएक्शन करवाने के बाद जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया गया प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट को यह एंजाइम ले लेता है और इसको सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है। अब मान लीजिए कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई एक तरह का रिएक्शन होगा, तो कई एक तरह के रिएक्शन में क्या होगा कि पहला रिएक्शन को करवाने के लिए खास तरीके का एंजाइम हुआ, वो वहां पर काम किया सबस्ट्रेट पर और एक नया तरह का प्रोडक्ट बना दिया। अब उस प्रोडक्ट को फिर से टूटना, फिर से टूट करके एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए एक दूसरे तरह का एंजाइम क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट के रूप में सेलेक्ट करेगा और फिर उससे एक नए तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यही एक चरणबद्ध तरीका हुआ, श्रृंखलाबद्ध तरीका हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। जब रिएक्शन खत्म होता है तो यह जो प्रोडक्ट है यह पास्ट हो जाता है नेक्स्ट एंजाइम के पास एज ए सबस्ट्रेट के रूप में। एंजाइम का यूज क्या है, किस तरीके का हम लोग उपयोग करते हैं, तो एंजाइम का बहुत ज़्यादा बृहत रूप से अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग उद्योग धंधों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह केमिकल रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है। जैसे फूड इंडस्ट्री में एंजाइम क्या करते हैं, तो स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इनको तोड़ते हैं सिंपलर मटेरियल में, तो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ते हैं और इनका यूज होता है व्हाइट ब्रेड, बोन्स, जो बड़ा बड़ा जो रोटी देखते हैं या पाव रोटी का जो टुकड़ा देखते हैं, उसमें इसको बनाने में मदद करता है। दूसरा है ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो पेय पदार्थ का जो कारखाना है या जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, चाहे थम्सअप, कोका कोला या वाइन का जो फैक्ट्री होता है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टार्च और प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करते हैं। तो जो प्रोडक्ट आपको यूज होता है, ये यूज होता है यीस्ट के द्वारा, और यीस्ट इस एंजाइम के मदद से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को करके और अल्कोहल का प्रोडक्शन वो करते हैं। तीसरा है पेपर इंडस्ट्री, एंजाइम स्टार्च को तोड़ करके इस तरीके से तोड़ते हैं कि उसके विस्कोसिटी बहुत ही कम हो जाती है, लोअर्स कर देते हैं, जो कि पेपर को बनाने में मदद करता है। चौथा है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, हम लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं डिटर्जेंट पाउडर, उसमें भी एंजाइम का बहुत रोल है। एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम आपको यूज होते हैं प्रोटीन का जो धब्बा जो हमारे कपड़ों पर लग जाता है। मान लीजिए हम खाना खाए और वो खाना अगर गिर गया हमारे कपड़े पर, तो उस खाने में मौजूद जो प्रोटीन के पदार्थ हैं, वो प्रोटीन जैसे ही गिरते हैं तो हमारे कपड़ों पर एक धब्बा, एक दाग लगा देते हैं। उस दाग के रिमूवल के लिए यह जो एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम जो है वो आपको यूज होते हैं डिश वॉशिंग, बर्तन को धोने में, और इसके द्वारा वो जो स्टार्च रेसिड्यू है, खाने के आइटम में जो स्टार्च मौजूद है, उनका जो कचरा या उनका जो धब्बा जो बर्तन पर लगे रहते हैं, उसको हटाने में यह मदद करता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक।